वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि नेस का सामाजिक विज्ञान का जो पहला मॉडल पेपर है उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को देखा। अब पार्ट 2 में जो बचे हुए 30 प्रश्न है यानी 31 से 60 तक के प्रश्नों को हम देखेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, पहला प्रश्न 31 नंबर का है। मान लीजिए आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं और दुकान वाला आपसे बोलता है भैया टूथपेस्ट के साथ आपको टूथब्रश भी खरीदना पड़ेगा, तो आप किस अधिकार के तहत उससे कह सकते हो कि हम टूथपेस्ट खरीद सकते हैं? तो हम सब लोग क्या है, ग्राहक हैं, उपभोक्ता है, चीजों का इस्तेमाल करते हैं और वो दुकानदार है। तो हमें कुछ अधिकार मिले हैं ग्राहकों को, जिसमें से एक अधिकार है चुनने का अधिकार। ठीक है, चुनने के अधिकार के तहत यानी जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं राइट टू चूज, इस अधिकार के तहत जो वस्तु हमें चाहिए हम वही खरीदेंगे, जहां से हमें खरीदना है वहां से खरीदेंगे, ये हमारा अधिकार है। और साथ ही साथ हम कितनी भी वैरायटी ले सकते हैं और कितना भी देख करके सामान अपनी पसंद की चीज को चुन सकते हैं। तो अगर आप कभी दुकान पे जाते हैं और आपको कोई भी दुकानदार कहता है नहीं हम आपके साथ ये भी ले रहे हैं, सिलेंडर के साथ बहुत बार ना कहते थे कि गैस का चूल्हा लो तभी हम देंगे, या फिर आपसे ऐसे कह देते हैं कि ये हम ये वाली क्रीम ले रहे हो तो इसके साथ आपको ये लेना पड़ेगा। तो ये आपका अधिकार है, आप उनसे कह सकते हो कि हमारे पास चुनने का अधिकार है, अगर आप हमें नहीं देते हैं तो हम आपकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या है? अपनी पसंद की चीज खरीदना, जो आपको चाहिए वही खरीदिए, और इस अधिकार का नाम है चुनने का अधिकार यानी कि राइट टू चूज। ठीक है, कितना भी आप सामान देखिए और उसमें अपनी तसल्ली करके ही सामान खरीदिए। अगला क्वेश्चन है, नौकरी बाजार में एक व्यक्ति को कमाई के दो मुख्य निर्धारक क्या हैं? तो देखिए, अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको नौकरी करनी है, तो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहली तो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, पढ़े लिखे हो आप। ठीक है, आपको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपके पास वो एजुकेशन होनी चाहिए, तभी तो आप कर सकते हैं। और अगर एक बार मान लीजिए आपके पास एजुकेशन नहीं भी है, शिक्षक नहीं भी है आपको उतनी, तो आपके पास किसी चीज का कौशल हो, जैसे आपको मकान बनाना आता हो, कुर्सी बनानी आती हो, आपको मिठाई बनाना होता है, या कोई भी और आपके पास पेंटिंग बनानी आती हो, तो आपके पास अगर नहीं शिक्षा नहीं है तो आपके पास कौशल हो, तो दो चीज हमारे पास होंगी तो हमारी कमाई कोई नहीं रोक सकता। पहली है कौशल यानी कि स्किल, और दूसरी शिक्षा। तो सही आंसर पहला वाला है। नौकरी बाजार में एक व्यक्ति को कमाई के लिए दो चीजें होनी जरूरी है, कौशल या फिर शिक्षा, या फिर दोनों, तो बहुत अच्छी बात है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास सूचांक को नापने के लिए कौन सी एक कसौटी नहीं है? तो देखो, ये नहीं है वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नहीं है इसका मतलब क्या है, जो बाकी के तीन ऑप्शन होंगे वो कसौटी होंगे मापने की, मानव विकास सूचांक की, और एक नहीं होंगे। तो उसको हम पहले ढूंढे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मानव विकास सूचांक है क्या। जैसा नाम से आपको दिख रहा है, मानव विकास सूचक, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कह देते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एचडीआई भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो मानव विकास सूचांक है, इसकी खोज करी थी एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक के द्वारा। और ये किसके द्वारा निकाला जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? हर साल संयुक्त राष्ट्र जो है संगठन है, ये यहाँ पे लिखा दिख रहा ना, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। अब ये प्रकाशित करके करता क्या है, तो इसमें ये बताया जाता है कि जो किस देश के मानव का विकास हो रहा है, किसका अभी धीमे धीमे हो रहा है और किसका अभी विकास नहीं हो रहा है। यानी कि इस सूचांक से, इस इंडेक्स से हमको ये पता चलता है कि कोई देश विकसित है, ठीक है, डेवलप्ड है, या विकासशील है, या अपविकसित है, अविकसित है। ठीक है, तो इनमें तीन बातें होती हैं, तीन क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, कसौटी होती हैं, जिनके आधार पर यह चेक किया जाता है कि वो देश का विकास कैसा है। पहला है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा को अंग्रेजी में हम यहाँ पे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कोई आदमी कितने साल जीता है। अगर कोई देश है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा वहां के नागरिकों को ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां का रहन सहन अच्छा है, वहां का खाना पीना अच्छा होगा, वहां पे दवाइयां की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होंगी, तभी तो आदमी लंबा जी रहा है। और किसी जगह पर जीवन प्रत्याशा कम है, तो इसका मतलब वहां बीमारियां होंगी, बहुत सारे कारणों से आदमियों की जान जा रही होगी। तो जीवन प्रत्याशा मतलब एवरेज एज कितनी है वहां के लोगों की। ठीक है, कितने साल क्या बोलते हैं हम उसको, औसत रूप से कितना आदमी जिंदा रहता है। जैसे पहले कहते थे पर 90 साल आदमी जीता था, अब अपन कहते हैं 75 70 साल, अब कहते हैं 60 साल आदमी जीता। तो ये हमारी क्या कहलाती है, जीवन प्रत्याशा कहलाती है।
तो पहला पॉइंट हो गया जीवन प्रत्याशा। दूसरा पॉइंट ये चेक करते हैं कि वहां के लोग पढ़े कितने हैं, शिक्षित कितने हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। अगर एक देश है वहां पे लोग 50,000 कमा रहे हैं और एक जगह पे सिर्फ ना एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है और एक वे देश है वहां पर 1.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, तो इस आधार पे भी तो आप बताएंगे ना कि किस देश का विकास ज्यादा हुआ। तो 3 पॉइंट है, याद रखना। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन, साक्षरता, कुछ भी शब्द आया कंफ्यूज मत होना, और तीसरा है लोगों की सैलरी यानी कि प्रति व्यक्ति आय, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, लोग कितना कमाते हैं, ठीक है। तो अब तीनों में से जो नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो साक्षरता यानी कि शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय भी है, जीवन प्रत्याशा भी है, बेरोजगारी दर नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, चौथा, बेरोजगारी दर। तो आप ये याद रखना, इसमें क्या याद रखोगे, ये तो नहीं है। जीवन विकास सूचांक कौन कौन से, साक्षरता दर है, प्रति व्यक्ति आय है, जीवन प्रत्याशा है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा पता चलता है कौन सा देश विकसित है, अविकासशील है या अविकसित है। 34 देखेंगे, एक देश के लिए धारणीय विकास है। धारणीय मतलब क्या होता है, धारणीय को अपन कहते हैं सतत पोषणीय विकास या सतत विकास, या फिर इंग्लिश में बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ एक पिक्चर आपको दिख रहा है, इसको देखो, इस पिक्चर को आप देख के समझने की कोशिश कीजिए, यही धारणीय विकास है। इसका मतलब ये कि एक देश विकास, ऐसा विकास करे कि वहां पर जो संसाधन है, जो भी रिसोर्स है, संसाधन है, उनका न्यायपूर्वक इस्तेमाल हो और वो भविष्य के लिए बचे रहे। जैसे कि मान लीजिए ये एक जंगल है, एक ये देखिए यहाँ पे विकास है, और एक ये देश है, ठीक है। ये जंगल है, इसमें भी लगे हैं, ये जंगल है, ये जंगल है, ये सब समझ में आ रहा है ना, वन है। अब एक देश क्या करता है, पैसे कमाने के लिए, विकास करने के लिए पूरे पेड़ काट करके एक बार में बेच देता है, खूब सारा पैसा कमा लेता है, ठीक। एक ही हो गया। दूसरा देश क्या करता है, धारणीय विकास करता है। वो क्या करेगा, एक हिस्सा काटा और इस्तेमाल किया उन्होंने, और फिर दूसरे हिस्से के जंगल काटे। यहाँ काटा उन्होंने, जब यहाँ के वृक्ष काटे तो यहाँ पर उन्होंने नई प्लांटेशन कर दी, ठीक है। फिर यहाँ का काटा, नई प्लांटेशन कर दी, फिर यहाँ का काटा, फिर यहाँ नई प्लांटेशन, फिर अगले साल यहाँ की, फिर अगले साल यहाँ की, ऐसे करते हो। और फिर जब तक ये सब काटोगे तब तक यहाँ पर आपका फिर से पूरा जंगल तैयार हो सकेगा। तो ये इस तरह का विकास आपका क्या कहलाता है, धरणीय विकास कहलाता है। यानी कि आपकी जो इंसान की भूख है वो कभी खत्म नहीं होने वाली कितना भी आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो हम संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करें, विवेकपूर्ण तरीके से, बुद्धि का इस्तेमाल करके, न्यायपूर्वक तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि सिर्फ हम आज खत्म करके खा पी के ना बैठ जाए, अपने जो भविष्य की पीढ़ी आए उसके लिए भी हमारे संसाधनों का संरक्षण हो सके, वो बचे रहे। तो ये आपको पिक्चर देख करके आप समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये जो संसाधन है इस पृथ्वी के, हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बुद्धि से। देखो दिमाग की लाइट बनी ना, लाइट बत्ती बनी, यानी कि बुद्धि से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये व्यक्ति ने इस तरह संसाधनों का इस्तेमाल किया कि दूसरी पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहे, ठीक है। तो धारणीय यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है संसाधनों का न्यायपूर्वक और भविष्य की उपयोगिता के लिए संरक्षण। आप लोग पॉज करके सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं अभी आपको जल्द में यही बता रही हूँ। तो सही आंसर क्या है, संसाधनों का न्यायपूर्वक और भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण। देखो यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, गैर नवीकरण। गैर नवीकरण मतलब जो एक बार खत्म, इस्तेमाल करने पे खत्म हो जाए, उनका अधिकतम उपयोग। अब अपन एक बार खत्म होने वाली जो वस्तुएं उनका एक अधिक से अधिक उपयोग कर लेंगे तो भविष्य के लिए खत्म हो जाएंगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये भी अति शोषण भी गलत हो जाएगा, अनुचित उपयोग भी गलत हो जाएगा। तो संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण करके इस्तेमाल करना। अगला प्रश्न है, ये जब आपको टेबल वाले प्रश्न आए तो मेनली आप क्वेश्चन को ढूंढ करके फिर ये चार्ट को पढ़ा करें। तो क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पे स्कूल ना जाने वाले ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत निकालना है हमको, ठीक है भैया। तो ये एक राज्य है, वहां पे ग्रामीण जनसंख्या हमें दी गई है, यहाँ पे ग्रामीण संख्या की साक्षरता दर दी है पूरी जनसंख्या की। अभी हमको क्या पूछना है, स्कूल जाने वाले, ये तो पूरे हो गए, हमको स्कूल वाले पता करना। तो ये रहा 10 से 14 वर्षीय स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चे। तो ये तो हो गए दोनों क्या है, जाने वाले। हम क्यों क्या निकालने, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने वाले के साथ साथ बच्चियों की निकालनी है, ठीक है, बच्चियों की। तो हम इसको छोड़ दो, पुरुष से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बच्चियों से मतलब है। तो ये 34% जाती हैं। तो नहीं जाने वाली क्या होंगी, तो देखो बच्चियां इसलिए हो गया कि 10 से 14 साल की उम्र की हैं, ठीक है।
तो 100 मान लो टोटल बच्चियां हैं, उसमें से 34 क्या है, जाती हैं, तो नहीं जाने वाली क्या होगी, इससे माइनस कर दो तो 66 आ जाएगा। ये नहीं जाती हैं, ये जाती हैं, पूरी कितनी होगी 100। तो सही आंसर होगा आपका पहला 66। अगला क्वेश्चन है कौन सी मुद्रा नहीं है, ठीक है। तो मुद्रा का मतलब वो होता है जिससे आप पैसे खरीद कुछ सामान खरीद सकें, जिसको आप बचा कर रख सकें, जिससे आप एक के बदले दूसरी चीज खरीद सके। जैसे मार्केट जाते हो तो अभी आप अपना पैसे लेके जाओगे, मुद्रा लेके जाओगे तो आप कोई सामान खरीद सकते हो ना। आप कोई कपड़ा लेना है तो आप मुद्रा दे दो तो आप खरीद सकते हो। हर देश की मुद्रा अलग होती है। जैसे कि इंडिया में जाओगे तो आपको रुपए देना पड़ेगा, अमेरिका में जाओगे तो आपको डॉलर देना सकता है, यूरोप में जाओगे तो यूरो देना पड़ेगा। तो हर देश की मुद्रा अलग अलग होती है। अभी इसमें से मुद्रा कौन सी है, नोट मुद्रा होते हैं, आप सामान ले सकते हो। आपने जो पैसे बचा के रखी है, जमा किए हैं, वो भी मुद्रा में आएंगे। जो सिक्के हैं वो भी मुद्रा में आएंगे। सिक्के से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, आप सामान ले सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड मुद्रा में नहीं आता। क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पैसे निकाल करके किसी को दे सकते हैं, पर हम क्या क्रेडिट कार्ड दे करके सामान खरीद सकते हैं क्या, नहीं खरीद सकते। क्या हम गए भैया क्रेडिट कार्ड तुम ले लो, हमको 100 रुपए की चीज, क्रेडिट कार्ड तुम ले लो, 100 रुपए की हमको चीज। क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पैसे बैंक से निकाल सकते हैं, एक साधन है, ये मुद्रा नहीं है, मुद्रा निकालने का तरीका है, ठीक है। तो इसमें क्रेडिट कार्ड आंसर है, ये मुद्रा नहीं है। अगला साख के औपचारिक स्रोत, ये समझिए, साख को अपन लोन समझ लो, ठीक है, लोन। और औपचारिक को शब्द को आप समझना तो ऑफिशियली, ऑफिशियली जाकर के हम औपचारिक तरीके से पूरा ऐसे कोई किसी के पास गए, हमने पैसे मांग लिए, तो क्या हो गया, अनौपचारिक। लेकिन किसके पास हम जाएंगे तो व्यवस्थित तरीके से हमको लोन मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। तो वो स्रोत कौन सा है, तो साहूकार औपचारिक नहीं है, आप जाइए निकल वाले व्यापारी से भी नहीं है। बैंक आपका औपचारिक स्रोत है लोन लेने का। संबंधी व मित्रगण है, ये भी औपचारिक नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। जाएंगे आप पैसे मांग लेंगे, आपको क्या कागज जमा करने पड़ेंगे, अपने दोस्त के पास पैसे लेने जा रहे हो, भैया लो हमारे कागज ही है, ये हमारी डिग्री, ये हमारी बीमा है, ये ले लीजिए आप और हमको लोन दे दीजिए, हमको आपको इतना इतना चुकाएंगे, लिखा पढ़ी पूरी कर लीजिए। ऐसा करते हैं क्या, नहीं भैया हमसे पैसे दे दीजिए। तो इसमें ऑफिशियली क्या होगा, आपका बैंक है, ठीक है, औपचारिक स्रोत साख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पाई चार्ट दिया है और इस पाई चार्ट से आपको 34 और 39 के आंसर निकालने। क्वेश्चन देखते हैं, चार्ट को बाद में देखिए, पहले क्वेश्चन समझेंगे। ग्रामीण भारत में साख के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग होता है। यानी कि ये आपको चार्ट दिया है अलग अलग पैसे लेने वाले संस्थानों का, तो सबसे ज्यादा हम किससे लोन लेते हैं गांव में। तो देखो सबसे ज्यादा वाले 3 दिख रहे हैं, एक तो साहूकार दिख रहा है, दूसरा हमको व्यापारिक बैंक दिख रहा है, तीसरा सहकारी समिति है, बाकी सब छोटे हैं। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका है, साहूकार का। तो सही आंसर हो जाएगा साहूकार। अभी रेखा चित्र में अपनी साख आवश्यकताओं के लिए साहूकार पे कितने परसेंट लोग निर्भर हैं। तो साहूकार पे कितने परसेंट है, 30%। तो सही आंसर हो जाएगा 30%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आप ढूंढ रहे होगे कहाँ है क्वेश्चन, तो मैं दिखा दूं आपको क्वेश्चन का है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार और विनियोग का नियमन करता है, नियमन मतलब नियम बनाता है, रूल बनाता है, किसके लिए, विदेशी व्यापार और विनियोग के लिए। तो वो कौन सा है, विनियोग मतलब एक्सचेंज, हाँ। क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आंसर है क्या क्या है, IMF, फिर है WTO, ये होगा UN, इंग्लिश में लिख लेने समझ में आ जाएगा, और यूनेस्को। इसमें से कौन सा है, तो आंसर हम बाद में ढूंढेंगे, पहले समझ लेते हैं ये चारों संस्थान करते क्या हैं, क्या काम है इनका। और जब इनके काम समझ में आ जाएगा तो आंसर भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले IMF से स्टार्ट करते हैं। IMF का फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंग्रेजी में से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है अंतरराष्ट्रीय, मतलब कई सारे देशों में मुद्रा यानी कि पैसे संभाल के रखता है। यानी कि इसमें क्या होता है, ये जो संगठन है कई सारे देश में फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, और जो गरीब देश हैं, पिछड़े देश हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति पिछड़ी है, वहां पर ये आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो जो भी इनके सदस्य देश है, सदस्य देश कितने हो गए, 183 सदस्य देश है। इन देशों में ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए और रोजगार यानी कि नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, ठीक है। इसका मुख्यालय अमेरिका में है, वॉशिंगटन DC, USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वॉशिंगटन DC।
ये रहा आपका अमेरिका, ये आपका अमेरिका और यहाँ पर आपका वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, ये वाला WTO जिसे हम हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका ये लोगो है, क्या लिखा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये IMF का, ठीक है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, हिंदी में से कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, इन शॉर्ट WTO, अंतरराष्ट्रीय संगठन ये भी है। और ये क्या करता है, इसके जितने भी सदस्य देश हैं उनका आपस में व्यापार करने के लिए नियम बनाता है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया कि व्यापार करने के लिए नियम कौन बनाता है, WTO बनाता है। ये अपने देशों के बीच में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको अंजाम देता है, उन पर नजर रखता है ताकि ठीक से हो। सदस्य देश इसके 164 हैं, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जनेवा में है, जनेवा के स्विट्जरलैंड के जनेवा में। यहाँ देखिए ये रहा आपका स्विट्जरलैंड और यहाँ जनेवा है, यहाँ पर आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। अगला है UN, संयुक्त राष्ट्र संघ। अच्छा, हम संयुक्त राष्ट्र संघ पे जाएं उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये जो आपको गेट दिख रहा है ना, ये गेट पहले एक गेट नाम का संगठन था, बाद में इसका नाम बदल के WTO कर दिया। ठीक है, इसको बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को शॉर्ट में यूनाइटेड नेशन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून बनाता है अपने सदस्य देशों के लिए, सुविधा बनाने के सहयोग के लिए, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए काम करता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र किसके लिए काम करता है, इन शॉर्ट बात करें तो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, युद्ध की स्थिति ना हो, जो मानव है सभी देशों को उन्हें अधिकार मिल सके, आर्थिक विकास हो, विश्व में शांति और सुरक्षा हो, सामाजिक प्रगति हो, इन सब विषयों पर संयुक्त राष्ट्र संगठन काम करता है। ठीक है, अभी इसमें सदस्य देश कितने हैं, 193 इसके सदस्य देश, 193। ठीक है, याद रखना, स्थापना दिवस भी पूछ लेते हैं, आ जाता है 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है संयुक्त, यहाँ आपका न्यूयॉर्क है और यहाँ आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आपका UN का मुख्यालय है। ठीक है, तो दो मुख्यालय हमने देखे, IMF के और UN के, दोनों के कहा है, अमेरिका में। अभी आप सोचो मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मॉडल पेपर है, ऐसे ही मिलते जुलते आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो मैं चाहती हूँ इन टॉपिक से रिलेटेड हमको सारी जानकारी हो जाए लगभग वाली, ताकि जो इससे अगर क्वेश्चन वो आते हैं तो उन्हें भी हम अटेम्प्ट कर सकें। इसलिए क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ उस पर विशेष ध्यान देना। ये लोगो है संयुक्त राष्ट्र संगठन का, ठीक है, ये लोगो है। अगला देखो यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म ही यहाँ देखो, ये यूनेस्को का है, एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल, तीन चीजों पे काम करता है। ये अभी हमने देखा था ना संयुक्त राष्ट्र ये वाला, इसका ही एक संगठन है। ठीक है, और तीन विषयों पे काम करता है, किस पे, शिक्षा पे, ठीक है, सामाजिक विज्ञान पे, संस्कृति पे, मतलब शिक्षा, वैज्ञानिक प्रगति और संस्कृति, इन तीनों विषयों पे काम करता है। इसके माध्यम से विश्व में शांति फैलाने का काम करता है। इतने ही इसके हैं 193 सदस्य हैं और मुख्यालय इसका पेरिस में, यहाँ पे आपका ये कहाँ, यूरोप में, स्विट्जरलैंड के पास में, कहाँ है मेरा, हाँ ये रहा, यहाँ पे फ्रांस है और यहाँ पर इसका मुख्यालय। तो चार हमने देखे, IMF, WTO व्यापार के लिए, UN विश्व में शांति के लिए, यूनेस्को है शिक्षा, वैज्ञानिक और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो चार ऑप्शन है और इसमें सही आंसर हमारा क्या था, विदेशी व्यापार के लिए सही आंसर आपका दूसरा है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, तालिका हमको दे दी है तो हम पहले नीचे ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। भारत में गरीबी से ऊपर रहने वाले लोग, अब हम भारत को देखेंगे। ठीक है, ये हो गया भारत, ये हमको दिया है गरीबी का प्रतिशत, जो गरीबी से रेखा के नीचे रहते हैं, तो 25% है। तो 25% अगर गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग कितने होंगे, 100 में से माइनस कर दो, टोटल 100 है, माइनस किए तो 75 आंसर आ गया। ये आपका थर्ड वाला आंसर है, 75। राशन की दुकान, जिससे आप राशन कार्ड लेकर के सामान लेने जाते हो ना, उन्हें उचित दर वाली दुकानें कहते हैं या सार्वजनिक वितरण प्रणाली कह देते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाते हैं, राशन की दुकान पे जा रहे हैं कहते हैं ना, तो वहां पर क्या बेचा जाता है, तो वहां पे क्या बेचा जाता है आप सभी को पता है, खाद्यान्न बेचा जाता है, गेहूं, चावल, शक्कर बेची जाती है, मिट्टी का तेल मिल जाता है आपको, और आपको उर्वरक मिल जाती है। तो ये सारी चीज आपको वहां से मिलती है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, पहला वाला। ठीक है, बाकी सब आप देख लेना। तो राशन की दुकान पे, अब जो राशन की दुकान है यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वहां पे क्या राशन कार्ड वालों को एक सामान मिलता है, सबको पता है, और एक निश्चित मात्रा में सामान मिलता है। लेकिन वो सामान कैसा होता है, बाजार की कीमत से अधिक मिलता है? नहीं भैया, बाजार कीमत से अधिक मिलेगा तो अपन काय को लाइन लगाएंगे जाकर के।
बाजार की कीमत से कम मिलता है तो हाँ, हमें बाजार की कीमत से बहुत कम दामों पर हमको चावल, गेहूं और मिट्टी का तेल वगैरह मिलता है, नमक, शक्कर मिलती है। इसीलिए हम लोग राशन कार्ड लेकर के राशन की दुकान पे यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सामान खरीदते हैं, ताकि जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनको भी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। तो सही आंसर 43 का दूसरा, बाजार की कीमत से कम दामों में मिलता है। अगला क्वेश्चन, एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक क्या है? तो देखिए, भूमि क्या है, एक निश्चित मात्रा में है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि पूरी दुनिया में जितनी जमीन उतनी रहेगी, अब जनसंख्या बढ़ जाए तो हम जमीन को बढ़ा लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, उस भूमि पर हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग करके, ये आपका सही आंसर है। केवल श्रम बढ़ा दें, हम एक खेत है वहां पर 50 आदमी लगा दें, क्या हुआ? कुछ नहीं हो, क्या उत्पादन बढ़ जाएगा? नहीं। तीसरा, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों को बढ़ाना, इससे हो जाएगा क्या? नहीं, इससे भी नहीं होगा, ठीक है। केवल कृषि मशीनों का उपयोग बढ़ाने से हो जाएगा? नहीं, इससे भी नहीं। तो सही आंसर है, खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग करने से क्या होगा? उत्पादन बढ़ सकता है, ठीक है। तो पहला वाला। अब आधुनिक विधियां क्या है? आधुनिक विधियां मतलब सिंचाई की आधुनिक विधियां। जैसे कि हमको पता है, हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि पंजाब में निम्नीकरण हो रहा है जमीन का। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे अति सिंचाई हो रही, ओवर इरिगेशन। तो सिंचाई भी आप ज्यादा कर दोगे ना तो जमीन खराब हो जाएगी, उर्वरक ज्यादा डाल दोगे तो खराब हो जाएगी। तो व्यवस्थित उतना ही जगह जितना जरूरी हो। तो इसके लिए हमारा क्या हो, यहाँ देखिए मिट्टी का परीक्षण हो, हमारे क्या नए और कृषि मशीनें हो, ठीक है, बायोफ्यूल का इस्तेमाल हो, और क्या नई तरीके से हम क्या करें, खेती बाड़ी करें, सिंचाई के नए साधनों को हम इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीजें क्या हो, आधुनिक विधियां। तो सही आंसर क्या होगा? खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग से भूमि में उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये द्वितीयक क्षेत्र क्या है, ये क्वेश्चन है अपना, बाद में समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्षेत्रक आते क्या है। तो सुनिए, ये जो क्षेत्रक हैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर आते हैं। अर्थव्यवस्था शब्द को देखो, अर्थ लिखा है, अर्थ मतलब होता है पैसे से, रोजगार, जिससे आपको जीविका, जिससे आप पैसे कमा सके, वो तरीके। तो वो व्यवस्था जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या कोई समाज के लोग क्या करते हो, पैसे कमाते हो, जीविका कमाते हो, उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 मेन और एक चौथे हिस्से में बांटा गया। तो अपन 4 कह सकते हैं, कहीं पे 3 आता है तो 3 आप लोग मान के चलिए, एक चौथा और है। तो समझते पहला क्या क्षेत्र है, पहला यानी कि प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर क्या है, वो काय से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा है। सीधे आप ऐसे पकड़ लो, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जमीन से जुड़ा। जो भी काम आपके जमीन से जुड़े होंगे ना प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे खेती करना, मछली तो जमीन में है तो जैसे पानी भरा उसमें, तो कृषि करना हो, मत्स्य हो, जंगल से आपको कुछ भी तोड़ के ला रहे हो, खाद तोड़ रहे हो, फल तोड़ रहे हो, है ना, सब्जी तोड़ के ला रहे हो, तो ये सारे काय में जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। फिर जमीन में आप खुदाई कर रहे हो, खनन उत्खनन कर रहे हो, तो वो भी काय में जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछ देंगे कि गन्ने की खेती कर रहे हैं भैया, काय में जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में। अब द्वितीय क्षेत्र में आप समझना कैसे। द्वितीय क्षेत्र में मतलब जो भी हमें प्राथमिक क्षेत्र से हमें चीजें मिली, जैसे हमने कृषि करी, हमें कपास मिला, ठीक है, हमने कृषि करी, हमको गेहूं मिला, हमने खुदाई करी, हमको आयरन मिला, मतलब लोहा मिला। अब कॉटन से क्या बना दिए हमने, कपड़े बना दिए, ठीक है। गेहूं से क्या बना दिए, नमकीन बना दिए, बिस्किट बना दिए। लोहे से हमने क्या बना दिया, साइकिल की रिम बना दी, या गेट बना दिए। तो एक जो प्राथमिक क्षेत्र से हमें चीजें मिली, उसको हमने प्रोसेसिंग करके, निर्माण विनिर्माण करके कुछ और बना दिया, विनिर्मित वस्तुएं बना दी, दोबारा से निर्मित वस्तुएं बना दी, वो सारे काम आपके काय में जाएंगे, द्वितीय क्षेत्र में। तो फैक्ट्री वाला, निर्माण और विनिर्माण वाला, उद्योग वाला सारा काम आपका दूसरे क्षेत्र का, ठीक है। जैसे कि निर्माण में जैसे कि भवन का काम हो गया, मकान बनना है, सड़क बनना है, तो ये निर्माण वाले काम है। आपका ट्रक बनना है, ट्रक बनाने का काम चल रहा है, टायर बनना है मछली फैक्ट्री में, ये सारे काम उसमें जाएंगे। फिर विनिर्माण का काम, ब्रेड बनना है, कपड़ा बनना है, नमकीन बनना है, जूते बनना है, चप्पल बनना है, ट्रक बनना है, बस बनना है, कोई भी बनने का काम है, फैक्ट्री में चल रहा है या कहीं भी बनाया जा रहा है, तो विनिर्माण का काम भी काम में जाए द्वितीय क्षेत्र में। फिर विद्युत, गैस और जल आपूर्ति वाले काम भी द्वितीय क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्षेत्रों से हमें कोई वस्तु वाला काम चल रहा था, ठीक है। पहले क्षेत्र से भी हमें कोई वस्तु मिल रही थी और दूसरे क्षेत्र से भी हमको कोई वस्तु मिल रही थी। अब तीसरे क्षेत्र से हमें वस्तु की नहीं, सेवा दी जाती है। जैसे कि एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास गए, आपको कोई सामान देगा नहीं, पर्ची पे दवाई लिख के आपको दे देगा, तो उसने क्या दी, अपनी सेवा दी आपको,
टीचर के पास जाओ तो अपनी सेवा दी, बैंक में जा रहे हो आप, खाता खुलवा रहे हो तो उसने कुछ दिया आपको नहीं, आपके पैसे जल लिए, आप ही के पैसे वापस कर दिए, तो उसने आपको अपनी सेवाएं दी। तो तीसरे क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। और इसमें ये क्या करते हैं, जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र हैं, इनको अपनी सेवाएं देने का काम करते हैं। जैसे कि आपने गेहूं भर ली है, मशीन फैक्ट्री में बना लिया, अब परिवहन से आपको ले जाओ, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण सारे तृतीय क्षेत्र में। और चतुर्थ क्षेत्र में आपके जो उच्च प्रौद्योगिकी आएंगे, जैसे कि रिसर्च वर्क के काम होते हैं और इंजीनियरिंग के सारे काम होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह चतुर्थ क्षेत्र में। तो 4 क्षेत्र हमने देखे। अब हम आंसर देखते हैं अपना। पहला है पशुपालन व मत्स्य, ये पहला है क्षेत्र, जमीन से जुड़ा है। परिवहन और बैंक सेवाएं, ये तीसरे क्षेत्र का, आपने देखा होगा भी यहाँ। निर्माण और विनिर्माण, ये दूसरे क्षेत्र है। निर्माण और विनिर्माण, तो हमारा आंसर यही है, निर्माण और विनिर्माण। अब चौथा वही देख लेते हैं, खनन और खदान, ये प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, तो सही आंसर तीसरा, निर्माण विनिर्माण। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र मेन होते हैं और चौथा क्षेत्र भी होता है, तो 4 क्षेत्र आप मान के चलिए। प्राथमिक क्षेत्र जमीन से जुड़ा है, द्वितीय क्षेत्र में कोई नई वस्तु बनाई जाती है, तीसरे क्षेत्र में सेवा का काम होता है, चतुर्थ में रिसर्च का, प्रौद्योगिकी का, चिप बनाने की सुविधा आदि के काम होते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति किस देश से संबंधित है। तो रंग भेद की नीति हम किस देश से संबंधित से जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर रंग भेद होता क्या है। तो ये पिक्चर दिख रहा है हमको ऊपर, ये देखिए, ये लेडीज गोरी है, ये काली है। तो रंग के आधार पर, मतलब चमड़ी के रंग के आधार पर किसी से भेदभाव करना रंग भेद की नीति कहलाता था। ठीक है, इंग्लिश में इसको अपार्थेड बोलते हैं। अपार्ट मतलब अलग समझना। ये रंग भेद की नीति सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में लाएगी। हालांकि रंग भेद दुनिया में बहुत जगह था, लेकिन एक सरकार के द्वारा इसको नीति बनाने का काम सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की नेशनल पार्टी की जो सरकार थी उसने किया। कब किया, तो ये देखो 1948 में। कौन सी पार्टी, नेशनल पार्टी थी दक्षिण अफ्रीका की, इसने इसका कानून बना दिया और कह दिया काले लोग अलग रहेंगे, गोरे लोग अलग, मतलब निवास स्थान अलग कर दिए। यहां तक कि ये कह दिया कि जो गोरे लोगों का क्षेत्र है, वहां पे अगर काले लोग आए तो उनको मारा भी जा सकता था, गोली भी मारी जा सकती थी, कितनी भी सजा देने का काम कर दिया था। तो रंग के आधार पर अलग कर देने को ही रंग भेद की नीति कहते थे। यानी कि ये नीति अलगाववाद और पृथकता से, कि हम आपसे अलग हैं, हम आपसे श्रेष्ठ हैं, इस नीति पे आधारित था। इस नीति को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला, जिसको आपको इनकी पिक्चर दिख रही ना, ये नेल्सन मंडेला है, इन्होंने बहुत संघर्ष किया और काफी समय तक इनको जेल में रहना पड़ा। फिर जाकर के 1994 में इस नीति को समाप्त किया गया। तो क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे हम सबको पता पड़ गया कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कानून का शासन। कानून का शासन मतलब होता है कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर है, सभी नागरिक बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या आम नागरिक हो, अधिकारी हो या फिर गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी आधार पर उनपे जाति, लिंग, रंग और क्या बोलते हैं वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी कानून के सामने बराबर हैं, यानी कि कोई गुनाह किसी भी व्यक्ति ने किया हो, सजा सबको बराबर मिलेगी। तो कानून का शासन यानी कि कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किसके पास जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा न्यायपालिका। अभी मौलिक अधिकार हैं कौन, तो हमारे भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। कौन कौन से हैं, पहला है इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, दूसरा फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई इंसान किसी से जबरदस्ती काम करवाता है, बेगार करवाता है या फिर किसी स्त्री को परेशान करता है, एक्स्ट्रा टाइम काम करवाता है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आप उस पर केस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द को अलग अलग देश अलग अलग मतलब में लेते हैं, लेकिन भारत के लिए इसका मतलब ये है कि भारत किसी भी देश को भारत न किसी भी धर्म को देश का धर्म नहीं मानता। जैसे आपने सुना हो कि ये इस्लामिक देश है, ये हिंदू देश है, लेकिन भारत कैसा है, एक धर्मनिरपेक्ष है। ना वो हिंदू है, ना वो इस्लामिक है, ना बौद्ध है, कोई भी धर्म भारत का धर्म नहीं है। सभी धर्मों को समान अधिकार है, आप जिस धर्म को मानते हैं मानिए, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का। अगला है कल्चरल और एजुकेशन यानी कि अपनी संस्कृति और शिक्षा को बढ़ाइए। और आखिरी है संवैधानिक उपचार।
यानी कि जो आपके अधिकार हैं इनसे आपसे कोई छीनता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं, संवैधानिक उपचार में का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 मौलिक अधिकार हुए। संरक्षक है न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट। देश की एकता कम कब आंकनी जाएगी? जब आप जो कमजोर लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको आप परेशान करेंगे, उनकी आप शिकायतें करेंगे, तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि देश की एकता कम है। सही ऑप्शन होगा इसका चौथा, अल्पसंख्यक समुदायों की शिकायत हो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है? प्रजातंत्र के यानी कि 3 परिणाम होंगे, एक नहीं होगा। तो देखते हैं, उत्तरदायी सरकार परिणाम है, एक तंत्रीय सरकार परिणाम नहीं है, जवाबदेह सरकार परिणाम है और वैध सरकार परिणाम है। तो प्रजातंत्र का कौन सा परिणाम नहीं है? एक तंत्रीय सरकार। ये उत्तर है आपका, क्योंकि आपसे परिणाम नहीं पूछा था। ठीक है, अगला है, प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या होते हैं? तो प्रजातांत्रिक सरकार है वो चाहती है उसकी सारी प्रजा, सारे नागरिक समान हो, सबकी जो आर्थिक स्थिति समान हो, सब तरक्की करें, उन्नति करें। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है, लोगों के बीच आर्थिक असमानता को घटाना। असमानता यानी कि एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला, एक बहुत गरीब है, फिर और है, तो ये तो बढ़ना हो गया। ठीक है, ये कि हम क्या चाहता है कि सब ये जो अंतर है इतना बड़ा, ये घट जाए। तो यानी कि ये इतना है तो भैया ये इतना रहे या इतना रहे। ठीक है, तो घटे, तो लगभग मतलब बराबर हो, इनके पास भी पैसा हो, इन पे भी हो, इन पे भी हो, सबके पास आवश्यकता मूलभूत पैसा हो, आवश्यक जितनी भी आर्थिक स्थिति सबकी समान हो, यानी कि असमानता को घटाना। तो दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार माना है। क्यों? भारत क्या करता है? प्रजातंत्र को उत्तम सरकार मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वो जो प्रजातंत्र है वो एक ऐसा तंत्र है जो देश के विभिन्न जो समुदाय हैं उनमें संघर्ष और मतभेद के बीच समझौते की स्थिति के लिए तंत्र बनाता है। सही उत्तर आपका चौथा है। ठीक है, ये नहीं है, व्यक्तिगत पहचान को कम करता है, ये गलत है। कम करता है, ये बहुमत वर्ग में के शासन में विश्वास रखता है, ये भी गलत है। ये संघर्ष को स्थायी रूप से हल करता है, नहीं, ये भी गलत है। चौथा आंसर सही। ठीक है, एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को कैसा गहरा कर सकता है? यहाँ पे कोई विशेष नागरिक की बात नहीं, साधारण आम नागरिक, ये पिक्चर में आपको दिख रहे हैं सब आम नागरिक हैं, ये अपना रोल कैसे प्रजातंत्र को मजबूत करने में कर सकते हैं? तो भैया प्रजातंत्र का मतलब है जनता का तंत्र, और जनता के द्वारा चुने गया व्यक्ति काम करे, तो इनको क्या करना होगा? मतदान देना होगा इन सबको। तो सही आंसर फर्स्ट है, यानी कि मान लीजिए एक ही रूम एक है, ये 10 लोगों का है, इनको अपना एक नेता चुनना है और 2 लोग ही वोट दें, तो क्या वो सबका नेता होगा? क्या वो प्रजातंत्र होगा? नहीं। तो वो तब होगा जब सभी लोग क्या करेंगे? वोट देंगे। तो केवल मतदान द्वारा हम साधारण व्यक्ति, साधारण नागरिक की बात चल रही है, वो प्रजातंत्र को मजबूत कर सकता है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, गठबंधन क्या है? गठबंधन का मतलब है जब कई दल एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो हम उसे गठबंधन कहते हैं। ठीक है, और गठबंधन सरकार मतलब क्या हो? जब किसी आम चुनाव में कोई अकेले दल को बहुमत नहीं मिलता। बहुमत मतलब होता है 2/3 का आंकड़ा। जब तक किसी पार्टी को 2/3 का आंकड़ा नहीं मिल छू जाती वो, यानी कि 2/3 सीटें नहीं जीत जाती, तब तक वो क्या होगा? सरकार नहीं बना सकती। ठीक है, तब क्या करती है? कोई पार्टी क्या करेगी? कुछ दूसरी पार्टियों से कहेगी भाई आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आपने जो सीटें जीतते जी है वो हम लोग मिलकर के शेयरिंग करके सरकार बनाएंगे। तो इस तरह की सरकार को अपन गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, इसमें एक दल भी हो सकता है, मतलब एक दल जुड़ा है उसके साथ, या 2 या अनेक दल भी जुड़ सकते हैं। सारे मिलकर, कई सारी पार्टी आपस में मिलकर के एक साथ चुनाव लड़े। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? गठबंधन कहते हैं। और फिर जब वो सरकार बना लेती हैं कई सारी पार्टियां मिल करके, तो उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। अब जो गठबंधन की बात चली तो हम ये अपन समझ लेते हैं, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी किसके हैं? अपन लोग क्या कहते हैं? बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन उनकी सरकार भी कैसी है? अब आगे देखो, बीजेपी ने क्या करा था? गठबंधन बनाया था। ठीक है, तो वो गठबंधन जो मिला है, काफी सारी पार्टियां में मिलकर के जो बनाया है गठबंधन, वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या नाम है इसका? बीजेपी जिस गठबंधन में है
उस गठबंधन का नाम क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अभी समझते हैं इसके बारे में क्या है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को राजग कह देते हैं शॉर्ट में, इंग्लिश में एनडीए बोलते हैं, फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। जो बीजेपी की पार्टी है उसकी जो गठबंधन क्या बोलते हैं, वो उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राजग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए, एनडीए तो बहुत सुनते हो ना, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है। अपन ये नहीं कहेंगे बीजेपी सरकार, हम कई बार कहते हैं एनडीए की सरकार है। तो एक राजनीतिक गठबंधन है, इसमें सबसे पावरफुल कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है। और इसमें 13 सदस्य हैं, 13 सदस्य यानी कि 13 पार्टियां उन्होंने मिलकर के इस गठबंधन को बनाया है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का कौन सा होगा? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है? भारत में अनेक दलीय व्यवस्था है, बीजेपी है, कांग्रेस है, और क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां। तो भारत में एक दल तो नहीं है। पार्टी को हिंदी में दल बोलते हैं। मैं बार बार इंग्लिश में बोल रही हूँ ना पार्टी शब्द, तो आप कंफ्यूज मत होइए। पार्टी इंग्लिश शब्द है और हिंदी में दल कहते हैं। ठीक है। तो भारत में एक दलीय व्यवस्था नहीं है। फिर कहाँ कहाँ है? तो ये जो चाइना है वहां पे, ये दिख रहा ना चाइना, यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है। नॉर्थ कोरिया में एक दलीय व्यवस्था है, और जो क्यूबा है, ये जो 3 देश है यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है। अभी अपने पास कौन कौन से ऑप्शन है? भारत है, यूएसए है, यूके है, चीन है। तो इसमें अपना आंसर सीधे सीधे चीन हो जाएगा। ठीक है। चीन में क्या है? एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है। अगला देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी है चीन में। पार्टी कौन सी? नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी। अगला है, महिला आरक्षण का प्रस्ताव चल रहा है लोकसभा में। देखो, जो पंचायत के चुनाव होते हैं वहां पर महिलाओं के लिए सीट बुक रहती है, आप सबको पता है। लेकिन जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वहां पे महिलाओं के लिए सीट बुक नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जो सीट है, किसी भी गांव का सीट है, भाई सरपंच की सीट है, उनने बुक कर दी कि महिलाओं के लिए है, तो वहां से कोई महिला ही लड़ेगी, कोई पुरुष नहीं लड़ सकता। ठीक है। तो ये सरपंच के जो चुनाव हैं, जो पंचायत के चुनाव, वहां पे तो महिलाओं के लिए आरक्षण है, लेकिन लोकसभा में अभी भी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, इसे सीट बुक नहीं की जाती है। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि जो राजनीतिक दल है वो इस मुद्दे पर तैयार ही नहीं हो रहा है। कोई कहता होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर क्या है? राजनीतिक दल इस मुद्दे पर तैयार नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है, एक संघीय सरकार का विरोधाभासी। विरोधाभासी मतलब अपोजिट। तो क्या होता है समझ लेते हैं हम। एक संघीय सरकार मतलब होता है जिसमें केंद्रीय सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है। तो इसका अपोजिट होता है, विरोधाभासी होता है एकल सरकार। ठीक है। तो एक संघीय सरकार का अपोजिट है एकल सरकार। थोड़ा जान लेते हैं कि संघीय सरकार और एकल सरकार कैसे है। तो संघीय सरकार को अंग्रेजी में कहते हैं फेडरल। यहाँ पे लिख देते, ये संघीय सरकार है, और ये हो गई यूनिटरी यानी कि एकल सरकार। इंग्लिश वर्ड भी देख लीजिए, आपको आगे का मदद आ जाते हैं। तो जो संघीय सरकार है वो 2 लेवल पे होती है, केंद्र की सरकार अलग, राज्य की सरकार अलग। जैसे कि हमारे भारत में केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और अलग अलग राज्यों में क्या होते हैं? अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, अलग अलग राज्यपाल होते हैं। और उन सभी मुख्यमंत्रियों के ऊपर, उन सभी राज्यपालों के ऊपर कौन है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो 2 लेवल की सरकार हो गई। तो भारत में कैसी है? संघीय सरकार। लेकिन अगर ये एकल सरकार है तो फिर क्या होगा? पूरे देश में मुख्यमंत्री नहीं होंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री होंगे, वही पूरे देश को चलाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ पॉइंट क्या है, जो शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति होती है, वो केंद्र सरकार के पास अलग होंगी और राज्य सरकार के पास अलग होंगी। तो 2 लेवल में क्या होती है? शक्तियां बटी रहती हैं कि आप इन मुद्दों पे काम कीजिए, हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। किन मुद्दों पे वो हम आगे देख लेंगे, अभी यहाँ देख लेते हैं। और जब एकल सरकार, तो शक्ति सारी किसके पास होंगे? सिर्फ एक सरकार के पास, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो संघीय सरकार होता है वहां पर संविधान यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कठोर होते हैं, आप उनको आसानी से नहीं बदल सकते। क्योंकि अगर क्या होगा, आसानी से बदलने वाले होंगे तो भैया जो सरकार आएगी अपने हिसाब से बदल दे उसको, है ना, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट में जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वो रिगिड होते हैं या कोडिफाइड होते हैं। उनको आप इतनी बदल सकते हो पर बहुत मुश्किल तरीके से। लेकिन जबकि यूनिटरी होते हैं, वहां के कानून क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम आसानी से बदल सकते हैं। जो सरकार है पावर में है वही है, कोई दूसरा तो है नहीं है, तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। समझ में आ गया ना। जैसे कि आप समझ सकते, राजा थे, उनके कानून थे, वो राजा ही सब कुछ थे, अकेले थे, कोई उनके नीचे का व्यक्ति नहीं था।
तो अपने हिसाब से काम करें। पर यहाँ पे राजा वाला केस नहीं है, एक समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ अगला देखो, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, कानून भी अलग अलग है भैया। केंद्र के लिए कानून अलग है, राज्य के लिए कानून अलग है। यहाँ पर एक ही कानून होता है और वो पूरे देश में एक ही कानून। तो देखो, फेडरल गवर्नमेंट 2 स्तर पे काम करेगी, 2 सरकारें होंगी, शक्तियां 2 लोगों के बीच में बटी होंगी। अब 2 लोगों के बीच में शक्तियां बटी तो जो लिखा होगा भैया तुम्हारे काम ये, तुम्हारे काम ये, वो फिक्स्ड होंगे। और जो कानून होंगे वो भी अलग अलग 2 स्तर पे होंगे। जबकि एकल में क्या होगा, एक ही सरकार होगी, उसी पे सारी शक्ति होगी, उसी के पास सारे कानून होंगे, वही पूरे देश में लागू होंगे और वो अपने हिसाब से कानून में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया संघीय सरकार और एकल सरकार। तो संघीय सरकार का विरोधाभासी यानी कि अपोजिट, विपरीत होगा एकल सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबको साथ लेकर के चलने वाली संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? तो सबको साथ लेकर के वन फॉर ऑल वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे काम करता है यूएसए। वन फॉर ऑल यानी कि सबको साथ, एक सबके लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सही उत्तर है। देखो, ये एक व्यक्ति है, जैसे प्रेसिडेंट है, यूएस गवर्नमेंट है, और वो किसके लिए काम करेगी, 50 राज्यों के लिए काम करती है, इनकी लोकल गवर्नमेंट है इतना। तो सबके लिए कौन काम कर रहा है, वही एक यूएस गवर्नमेंट जिनके प्रेसिडेंट है। तो एक सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। मैं इसमें क्वेश्चन के साथ मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है क्योंकि ये मॉडल पेपर है, आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इन टॉपिक से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से संबंधित चीजों को हम इंपॉर्टेंट पढ़ लें, ताकि हमारे उससे जैसे हमारे अगर क्वेश्चन आए तो उन्हें हम क्रैक इजिली कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को है, राज्य विधायिका को है, या स्थानीय संस्थान को? तो इस क्वेश्चन को हम यही छोड़ देते, आंसर तो आप लोग खुद ही निकाल लोगे। हम समझ लेते हैं कि कानून कौन बनाता है, कौन कौन विषयों पे कौन कौन कानून और कैसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए, अभी अभी हमने देखा कि भारत में क्या है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूटी कितने, 8 है, और जो स्टेट है वो कितने, 28। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब नहीं है। तो इन सभी 28 जो राज्य हैं इनके अपने अपने मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, इनके भी अलग गवर्नर है, सरकारें सब में अलग होती है, और इन सब के ऊपर कौन काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र की सरकार है ना, उसमें पीएम होते हैं अपने और प्रेसिडेंट होते हैं। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, काफी सारे राज्य और उनका एक ग्रुप, संघ मतलब एक ग्रुप है। ठीक है, और संविधान के द्वारा केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं और राज्य सरकार को अलग शक्ति। अभी मैंने पीछे ही अपन ने देखा था, ये देखो पीछे वाले में, ये फेडरल गवर्नमेंट, ये वाला पॉइंट कि जो शक्ति है 2 स्तर पे बटी हैं। ठीक है, आपके काम अलग और आपके काम कल। तो कौन कौन से स्तर पे बटी हैं, तो वो देखो, केंद्र सरकार के पास अलग शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास अलग शक्तियां हैं। तो इसके लिए 3 तरह की सूची बना दी, ताकि लड़ाई झगड़े का माहौल ना बने कि हम इस पे कानून बनाएंगे, हम इस पे कानून बनाएंगे, केंद्र बोले हम बनाएंगे और राज्य बोले हम बनाएंगे। तो कौन किस विषय पे कानून बनाएंगे, इसके लिए बाकायदा सूची बना दी गई कि ये विषय आपके केंद्र सरकार बनाएगी, इन विषयों पे राज्य सरकार बनाएगी, और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे दोनों ही बना सकती हैं। और इनके अलावा अगर कोई विषय बचता है, जो ये विषय हो गए, इनके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा निकल आता है, कोई नया पॉइंट निकल आता है, नया टॉपिक जाएगा, तो वो जाएगा अवशिष्ट विषय में जाएगा, और उस पर कौन कानून बनाएगा वो हम देखते हैं। तो देखो, केंद्र सरकार की सूची को हम कहते हैं संघीय सूची, इंग्लिश में कह देंगे यूनियन कैटलॉग या यूनियन लिस्ट। ठीक है, इस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसको है कानून बनाने का अधिकार, संसद को। तो याद रखिए, केंद्र सूची, संघ सूची पे कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। और कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। अब 100 विषयों को लगभग एग्जांपल देख लो, जैसे सेना है, आर्मी है, आर्मी पे जो भी डिसीजन लेना है, फैसला लेना, वो संसद लेगी। कोई भी राज्य का जो विधानसभा है वो फैसला नहीं ले सकती। रक्षा की, देश की रक्षा की बात है तो उस पे ना संघ काम करेगी, प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री फैसला लेंगे। विदेशी मामले, किस देश के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, किससे दोस्ती रखनी है, क्या करना है, इस पे भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ही फैसला लेंगे, संसद ही फैसला लेगी। इस तरह रेल है, रेल भी आपके संघ में जाएगी। डाक व्यवस्था है, बचत है, परमाणु ऊर्जा है, नागरिकता, संचार, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा, स्टॉक विनिमय यानी कि स्टॉक, जनगणना, इनकम टैक्स, और जो कॉर्पोरेशन, निगम, इन सारे विषयों पे कौन काम करेगा, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, क्या होना है और क्या नहीं होना। तो ये लगभग 100 विषय हैं जिन पे कौन काम बने करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। ठीक है, दूसरा सूची है राज्य सूची, इस पर राज्य काम करेगी। कानून कौन बनाएगा, राज्यों के विधानमंडल। ठीक है,
61 विषय है इसमें, जैसे न्यायालय है तो एमपी का न्यायालय अलग है, यूपी का अलग है। राज्य की पुलिस है, देखो आर्मी जाएगी केंद्र के हाथ में, जबकि पुलिस जाएगी किसके हाथ में, स्टेट के हाथ में। कि देखो जैसे कि एमपी की भर्ती कब होनी है, एमपी पुलिस की भर्ती अलग निकलती, यूपी पुलिस की भर्ती अलग निकलती। एमपी पुलिस की भर्ती में जो जिनकी सैलरी अलग होगी, यूपी की अलग होगी, ड्रेस कोड अलग होगा, तरीका अलग होगा। तो जो भी पुलिस का, हमने देखा सर जिला अस्पताल है तो एमपी के जिला अस्पताल में अलग तरह से भर्ती होती है, उसमें अलग तरह से भर्ती हो, अलग तरह से व्यवस्था होती है। तो ये है अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से उन पे काम करती हैं। साफ सफाई है, पशु है, सिंचाई है, कृषि है, सड़क है, वन है, रेलवे पुलिस है, वन है, बांट व नाप के, ऐसे बहुत सारे 61 विषय हैं जिन पे राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है समवर्ती सूची, जिसे हम कंकरेंट लिस्ट भी बोलते हैं। इसमें 52 विषय हैं और इन विषयों पर राज्य सरकार यानी कि विधानमंडल राज्यों का और केंद्र सरकार यानी कि केंद्र सरकारों की जो संसद है वो दोनों ही कानून बनाती है। उदाहरण के लिए हम शिक्षा देख लेते हैं। आपने देखा है कि केंद्र सरकार के स्कूल जैसे केवी है, नवोदय है, वो अपने स्कूल वो भी बना सकते हैं और राज्यों के एमपी बोर्ड के स्कूल अलग है, यूपी बोर्ड के स्कूल अलग है। तो 52 ऐसे विषय हैं जिन पे दोनों ही क्या कर सकती हैं, अपने कानून बना सकती हैं, नियम बना सकती हैं, उन पे काम कर सकती हैं। लेकिन अगर कभी बहस हो जाए, राज्य सरकार बना रही है और केंद्र सरकार बना रही है, तो जो केंद्र सरकार के नियम है उनको लागू किया जाएगा अगर तनाव की स्थिति बनती है तो। ठीक है। अब ये हमारे कितने हो गए, 100 और 61 के हो गए 161, और 52 प्लस अपन के, तो सारे जो विषय हैं इनके अलावा और कोई विषय बचता है तो वो हमारा जाता है अवशिष्ट विषय में। वो क्या कहलाएंगे, अवशिष्ट विषय। इन विषयों के बाद अगर कोई विषय बचता है अवशिष्ट विषय में जाएगा और उस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। तो ठीक है, ये हमारा आंसर था। हमने देखा 3 सूची है, इन सूचियों में जो विषय है, इनके अलावा जो कोई विषय बचता है वो जाता है अवशिष्ट विषय, और इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम